लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने-अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो बात करेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1857 के समय में कौन-सा कारण भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति सैनिकों यानी सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है? तो पहला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भारी करों का लगान जो लगता था यानी करों की वृद्धि जो कर दी गई थी उसके लिए। दूसरा कह रहा है कि नई राइफ़लें जो थी यहाँ पे चिकन वसा और सुअर के वसों के उपयोग के गुस्से से हुआ था और तीसरा करा है कि अंग्रेजों का शैक्षिक नीतियों के हस्तक्षेप से हुआ था या फिर चौथा करा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थानिक शासनों को समाप्त करने के लिए होता हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें पहले का तो 1857 के समय में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के प्रति सैनिकों की विद्रोह के तत्कालीन कारण माना जाता है तो वो था आपका दूसरा। दूसरा था यहाँ पे जो बंदूकें थी उसमें जो लगाए जाते थे यहाँ पे उसकी नोक पे वो उसको दाँतों से यानी मुँह से खींचना पड़ता था और उसमें जो वो चीज़ का प्रयोग किया जाता था, सूअर के मांस की यहाँ पे चमड़ी की लगाई जाती थी, जिससे यहाँ पे कुछ जो हिंदू लोग थे, वो उसमें सैनिक थे और वो उसका विरोध करना शुरू कर दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो था हमारे यहाँ पे दूसरा सही था। इसका कारण क्या था? आइए देख लेते हैं। कारण में बताया गया है कि 1857 का जो विद्रोह था तत्कालीन यहाँ पे तर्कात्मक कारण यहाँ पे जो राइफलें थी, उसके कार्टूज थे यानी कह सकते हैं कारतूस जो था उसका कथित रूप से चिकन वसा सुअर सुअर वसा के प्रयोग से संबंधित था। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के धर्म के खिलाफ था क्योंकि उसमें गाय के भी चमड़ी थे और सुअर के भी थे। दोनों समुदायों के लिए ये सही नहीं था। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के धर्म के खिलाफ माना जाता था। वे गुस्से में आ गए। यह एक चिंगारी बन गई जिसकी पृष्ठभूमि में दीर्घकालीन कारण हुआ सेना का अशांति, आर्थिक समस्याएं और राजनैतिक समाधान भी थे। अंत में तत्कालीन कारण के रूप में विकल्प आपका जो था आपका सही था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में देखिए बहुत ही अच्छे से पूछा गया है इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राज्य धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर घोषित किया गया? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 44 में या फिर चौथा करा है राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना मूसला यहाँ पे मूल धाराओं यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। किसी एक अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे का। ये प्रश्न आपके 3 बार पूछे जा चुके हैं आपके जूनियर में पेपर 2 में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना यहाँ पे मूल धाराओं के यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके हिस्सा है, किसी एक अनुच्छेद में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ पे आपका चौथा होगा। अगर हम बात करेंगे इसकी व्याख्या पे तो व्याख्या में देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है कि जो भारतीय संविधान में शब्द धर्मनिरपेक्ष है यानी सेकुलर है, मूलतः संविधान में शाब्दिक रूप से प्रारंभिक रूप में नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया है 1976 में। कब जोड़ा गया इसे? 1976 में, क्योंकि भारत में समान लोग यानी समान यानी सभी लोग धर्मों के लोग रहते हैं। 22वें यहाँ पे याद रखिएगा 42वें संशोधन के दौरान जो है इसको यहाँ पे प्रस्तावना जो था इसको शामिल किया गया था और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर माना था। इसलिए यह इसे किसी भी अनुच्छेद से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, याद रखिएगा एसएसटी के जो पेपर होता है आप लोगों का पेपर 2 के लिए जो कि आपके मायने बदल देते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आप पेपर 2 पास करते हैं तो आप 6 से लेके 8 तक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एसएसटी में 60 नंबर का है जिसमें आपको कम से कम 40 से 45 नंबर लाने पड़ते हैं, जिसे आप क्या 150 नंबर में कम से कम आप 90 प्लस स्कोर कर जाएं। इसलिए आपको एसएसटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बीएड वाले भी जूनियर में वैलिड हैं तो उनके लिए भी तो ये आम बात है, लेकिन यहाँ पे जो बीटीसी वाले हैं उनके लिए भी ये खास है क्योंकि उनको भी यहाँ पे अब जूनियर में वैलिड कर दिया गया है। तो यहाँ पे तीसरे अगर नंबर की बात करें प्रश्न को तो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा जो सिविल यहाँ पे डिसेंस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी सविनय जो अवज्ञा था आंदोलन उसका नेतृत्व किसने और यहाँ पे इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पहला करा बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वराज्य की मांग के लिए। दूसरा करा कि महात्मा गांधी ने किया था असहयोग और अंग्रेजों की कानून अहिंसा के लिए और यहाँ पे उल्लंघन करने की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और यहाँ पे तीसरा हमारा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अशस्त्र प्रतिरोध शुरू करना। और यहाँ पे चौथा करा कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था रियासतों में सुधार के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस प्रश्न की, इस प्रश्न में देखिए बताया गया है आपका कि
सविनय अवज्ञा जो थी, ये इसका नेतृत्व किसने किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था आपका, ये जाएगा आपका महात्मा गांधी के साथ जाएगा। इन्होंने असहयोग और अंग्रेजी कानूनों का अहिंसात्मक उल्लंघन करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। व्याख्या में आपके बताया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, कब, 1930 के आसपास का नेतृत्व था, महात्मा गांधी ने किया था ये नेतृत्व, और ये अहिंसात्मक प्रतिरोध था। अधिकारी निर्देशों कानूनों की जानबूझकर अवहेलना और सरकारी कर नियमों का यहाँ पे विरोध करने पर आधारित था। जैसे में नमक सत्याग्रह था। इसका लक्ष्य था अंग्रेजी शासनों को अहिंसात्मक यहाँ पे विधायक और कानूनी तंत्र को चुनौती देकर राजनीतिक आजादी हासिल करना। अतः यह विकल्प जो था आपका बी सही था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, तो चौथा प्रश्न हमारा ये देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपाय केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो राज्य और यहाँ पे केंद्र का जो शक्तियां हैं उसके विभाजन के लिए क्या उदाहरण है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि आरक्षण नीति, दूसरा कह रहा है पुलिस व्यवस्था का संचालन प्रमुख यानी राज्य सूची में होना, और तीसरा कह रहा है कि क्षमता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विदेशी नीति का निर्धारण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे क्या कहा है, केंद्र और राज्य की बात करा है, फेडरल यहाँ पे की बात किया है, जो कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये प्रश्न में जो उत्तर जाएगा आपका दूसरा होगा पुलिस व्यवस्था और संचालन मुख्यता जो राज्य की सूची में होना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि भारतीय संविधान के 3 सूचियां बनता है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और यहाँ पे समवर्ती सूची। पुलिस व्यवस्था जो है, लॉ ऑफ ऑर्डर पुलिस जो है, मुख्यतः राज्य सूची में आती है। जो यहाँ पे जो पुलिस की यहाँ पे व्यवस्था है ये राज्य की सूची में आती है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए शक्तियों के विभाजन का उदाहरण के रूप में बी विकल्प आपका जो था आपका डी विकल्प नीति के लिए केंद्र सूची किया जाता था, लेकिन प्रश्न में उपाय के उदाहरण के रूप में राज्य, केंद्र और विभाजन के केंद्र से पूछा गया प्रशासनिक कार्यकारी जिम्मेदारी है। इसके नजरिए पुलिस व्यवस्था जो है स्पष्ट रूप से आपका यहाँ पे राज्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार किस पर निर्भर है। पहला कह रहा है कि भारी उद्योग पे, दूसरा कह रहा है सेवा क्षेत्र पे, तीसरा कह रहा है कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पे, चौथा कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT से। तो 5वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए बात किया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात किया है और उसमें प्रमुख सुधार की बात किया है, सॉरी यहाँ पे प्रमुख आधार की बात किया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा आपका 5वें का। 5वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कृषि से जुड़ी यहाँ पे गतिविधियों से होंगी। याद रखिएगा जब भी आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप हमेशा यहाँ पे अपने जो घरेलू उत्पादन है उससे जोड़ के दिखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा आपका तीसरा सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या में बात करें तो इसमें बताया गया है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि पर निर्भर विभिन्न मजदूरी आधारित गतिविधियों पर टिकी हुई है। हालांकि शहरीकरण और ग्रामीण उद्योग बढ़ रहे हैं, किंतु ग्रामीण जीवन और आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां प्राथमिक स्रोत हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले इसकी 6ठे प्रश्न पे देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि जी आपका ए सही होगा। हाँ जी दिलबरी नाथ जी, देखिए इसका राइट आंसर जो था आपका ए सही था। जी हाँ, ए नहीं आपका सी सही था। हाँ सही है। 6ठे प्रश्न पे अगर बात करें तो 6ठा प्रश्न करा कि संधि जो है आपका संघ अलायंस जो है कि में क्या मूल अंतर है। पहला करा यहाँ पे संधि और यहाँ पे संघ में मूल अंतर क्या है ये पूछा है। तो करा कि संधि केवल व्यापार के लिए होती है, संघ केवल सुरक्षा के लिए होती है। दूसरा हमारा करा कि संधि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता है, संघ अक्सर राज्यों की अस्थायी यहाँ पे क्या है संगठन है, और सी करा कि दोनों का अर्थ समान है। तीसरा करा संधि केवल युद्ध के स्थिति में बनती है, संधि का मतलब जहाँ पे समान रूप से सभी को सहमति जताना हो। तो राइट आंसर यहाँ पे 6ठे का किसके साथ जाएगा। अगर 6ठे की बात करें हम तो 6ठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा संधि द्विपक्षीय यहाँ पे या बहुपक्षीय समझौता होता है, और संघ जो होता है अक्सर राज्य का यहाँ पे अस्थायी यहाँ पे जो है संगठन होता है। तो इस आधार पे राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक,
दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। इसमें देखिए बताया गया है कि जो संधि है एक औपचारिक समझौता होती है, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जो सीमाएं व्यापार, रक्षा आदि विभिन्न मुद्दों को का हो सकती है। संघ जो होता है, अलायंस जो होती है, अक्सर लंबे समय का संगठनात्मक संबंध हो जाता है, जैसे में यूरोपीय संघ का कुछ सार स्वरूप होता है। इस आधार पे हमारा जो भी ऑप्शन था सही था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 7वें प्रश्न की, तो 7वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि घुमावदार विनाशकारी वर्षा जो होता है, मानसून जो होता है, ये का किससे अधिक प्रभाव होती है, यानी घुमावदार विनाशकारी वर्षा का किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो पहला करा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, दूसरा करा है कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका पर, तीसरा करा है अंतरिक्ष अन्वेषण पर, और चौथा करा है कि समुद्री जहाज नुमा परिवहन यहाँ पे परिवहन पर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए 7वें का। तो 7वें की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका पर। किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि भारत की कृषि पारंपरिक रूप से मानसून पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता जो होती है सीधे फसल पर उत्पादन पर, किसान पर आय और यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। अतः विकल्प जो था आपका यहाँ पे भी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 8वां करा संसद जो पार्लियामेंट में वेतन जो है और भत्ते को लेकर किस संस्था कानून का निर्धारण होता है। तो पहला करा न्यायपालिका, और दूसरा हमारा करा स्वतंत्र आयोग कानून के द्वारा संसद के माध्यम से बदलाव, तीसरा करा है कि राज्य सरकारें, चौथा करा है कि प्रेस क्लब। तो करा कि सांसद जो है पार्लियामेंट में जो वेतन होता है और भत्ते होते हैं, इसको लेकर किस संस्था कानून का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा आपका 8वें का, ये जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, स्वतंत्र आयोग और कानून के द्वारा संसद के माध्यम से बदलाव किया जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो जाएगा आपका दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में बताया गया कि सांसद के वेतन जो होते हैं, भत्तों का निर्धारण संविधान और विधि के अनुसार संसद द्वारा किया जाता है। समय समय पर वेतन आयोग विशेष विधेयक यहाँ पे संबंधित कानून बनाकर संशोधन होते हैं। न्यायपालिका उसकी वैधता पर निर्णय दे सकती है, पर निर्धारण संसद और कानून के माध्यम से होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 9वें प्रश्न में देखिए बताया गया है, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन जो है यहाँ पे का कारण से एक क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन है, सॉरी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन जो था उसका कारण एक क्या था। पहला करा ब्रिटिश नीति निर्देश, सशक्त हिंदू नेतृत्व का समर्थन, दूसरा करा कि सविनय अवज्ञा का असफल होना, तीसरा करा धार्मिक और राजनीतिक विभाजन विरोध का बढ़ना और मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्रवादी मांगे, और यहाँ पे चौथा करा कि विदेशी आक्रमणकारों का यहाँ पे बढ़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा, तो 9वें का जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन विरोध का बढ़ना और मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्रवादी मांगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा 100% यहाँ पे आपका सही होगा। व्याख्या में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इसमें बताया गया है कि विभाजन के कारण जटिल और बहुआयामी थे। कम्युनल तनाव, अलग राजनीति पहचान और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांगे, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल नीति यानी फूट डालो राज करो नीतियां तथा राजनीतिक असमंजस सभी मिलकर इस प्रमुख कारण के लिए बने थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 10वां। इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला करा कि केवल एक व्यक्ति का शासन है, दूसरा करा बहुमत का शासन पर ही अधिकार है, तीसरा करा नागरिकों की साझेदारी अधिकार, संवैधानिक नियमों के तहत सरकार का चयन और यहाँ पे जवाबदेही, और चौथा करा कि अदालतों का पूर्ण नियंत्रण। तो 10वें का राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, 10वें का राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का तीसरा आया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन एक बार क्या करिए शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है 10वें का लोकतंत्र में नागरिकों का प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र चुनाव, अधिकारों की सुरक्षा, कानून का शासन और यहाँ पे कह रहा है सरकार की जवाबदेही प्रमुख तत्व होते हैं। केवल बहुमत ही नहीं होता है, बी ऑप्शन ही पर्याप्त नहीं है, परिभाषा नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो था आपका सही था। अगर हम यहाँ पे 11वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है सामाजिक अध्ययन के पाठशाला स्तर पर शिक्षण में किस पद्धति से छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। पहला करा कि केवल व्याख्यान पर,
दूसरा करा प्रश्नोत्तरी और स्मृति आधारित रटाई पे, तीसरा करा कि परियोजना आधारित यहाँ पे शिक्षण और सक्रिय अन्वेषण पे बात कर रहा है, चौथा करा कि केवल पाठ्य पुस्तक पर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 11वें की बात करें तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा परियोजना आधारित शिक्षण और यहाँ पे सक्रिय अन्वेषण यानी खोज की बात कर रहा है, ठीक है। इक्वेरी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी खोज की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पे कि सामाजिक अध्ययन में परियोजना आधारित और या फिर इंक्वायरी बेस्ड जो शिक्षण छात्रों को सक्रिय रूप से सोचने, घटनाओं का विश्लेषण करने, समूह में कार्य करने और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 12 का। ये 12 प्रश्न जो कर रहा है आपका MD असद जी इवरी, हाँ जी, आंसर दीजिए MD असद जी, आंसर इसका दीजिए। तो महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यानी बाइकआउट आप यहाँ फॉरेन गुड्स जो थे, मतलब क्या है जो प्रोडक्ट्स थे उसके आर्थिक सहयोग को असहयोग को बढ़ावा दिया। पहला करा स्वदेशी और स्वदेशी जो था उसको और हटाना, विदेशी पर निर्भर करना। दूसरा करा कि सविनय अवज्ञा। तीसरा करा कि असहयोग आंदोलन। चौथा करा कि A और C दोनों सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आपके चौथे के साथ जाएगा 12 का। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहा। यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी था, इसलिए A और C सही है। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे 13वें प्रश्न की। तो 13 का प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 13 का प्रश्न करा भारत के इतिहास में डायरेक्ट टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स जो था यानी प्रत्यक्ष कर जो था, इन डायरेक्ट जो टैक्स था उसके बीच का अंतर क्या है? पहला करा है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वस्तुओं पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर व्यक्तियों पर लगता है। दूसरा करा है यहाँ पे, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो MD असद जी जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो यहाँ पे 13वें का करा डायरेक्ट टैक्स सीधे व्यक्ति संगठन की आय पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वस्तुओं पर जो कि उपभोक्ताओं के अंतिम रूप देते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा दोनों पे। चौथा करा कि इनडायरेक्ट टैक्स केवल विदेशी वस्तुओं पे लगता है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए 13 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। डायरेक्ट जो टैक्स होता है सीधे व्यक्ति और संगठन की आय पर लगता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वस्तुओं पर, वस्तु सेवा पर जो उपभोक्ताओं के अंतिम स्वरूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स व्यक्ति या कंपनी की आय पर सीधे लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वैट GST वस्तुओं या सेवाओं पर लगने वाले और इनके भार अक्सर उपभोक्ताओं पर वहन करते हैं, इसलिए विकल्प आपका B सही था। बात करेंगे यहाँ पे 14वें प्रश्न के, और देखते हैं यहाँ पे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी की बात नहीं है। अब हो जाता है ऐसा, क्योंकि आप जितना प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जल्दी से कमेंट करिएगा इसका 14 का। तो 14 का राइट आंसर जल्दी से दीजिए। यहाँ पे करा है निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार विविध रूप से नहीं दिया गया? अधिकार है परंतु संवैधानिक ढांचे का हिस्सा माना जाता है। पहला करा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात करा है, अनुच्छेद 1 यहाँ पे 19 की। दूसरा करा सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की बात करा है, ये है निर्देशात्मक की और सिद्धांत की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर निर्भर करती है। और तीसरा करा कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी यानी अनुच्छेद 14 की बात करा है। और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन कर रहा है कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ यानी अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है? निम्न कौन सा संवैधानिक अधिकार विविध रूप से नहीं दिया गया अधिकार है परंतु संवैधानिक ढांचे का हिस्सा माना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 14 का आपका दूसरे के साथ जाएगा सामाजिक न्याय यानी सोशल, यहाँ पे जस्टिस की बात किया है के लक्ष्य के लिए। निर्देशात्मक सिद्धांत है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। दानिश अहमद जी राइट आंसर यहाँ पे C नहीं होगा इसका 14 का। 14 का जो राइट आंसर होगा आपका B होगा। दानिश अहमद जी इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे 14 का जो जाएगा राइट आंसर आपका B के साथ जाएगा, सामाजिक न्याय के साथ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक अधिकार विविध रूप से नहीं माना जाता है, फिर भी अधिकार है परंतु यहाँ पे संवैधानिक ढांचे का हिस्सा माना जाता है। तो ये जो जाएगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के साथ जाएगा निर्देशात्मक सिद्धांत जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो ये दानिश अहमद जी ये आपका सही होगा यहाँ पे दूसरा। 14वें का आपका दूसरा सही होगा, तीसरा नहीं, समानता का अधिकार नहीं होगा। ये अनुच्छेद 14 नहीं, अनुच्छेद यहाँ पे आपके अनुच्छेद 14 नहीं होगा, याद रखिएगा।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्याख्या में बताया गया है डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी निर्देशात्मक जो संविधान के ऐसे लक्ष्य हैं जिनका पालन राज्य को करना होता है पर वे न्यायिक रूप से, यहाँ पे कह रहा है इन्फोर्समेंट, यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ये नीति निर्देशक है जो कि सामाजिक व आर्थिक न्याय की गारंटी देते हैं, किंतु व्यक्ति सीधे अदालत में इनका उल्लंघन के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन जो था आपका यहाँ पे आपका दूसरा सही था। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 15 का। ये करा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में किस समझौते ने 2015 की बात कर रहा है 2015 की मुख्य भूमिका निभाई और सभी देशों को उत्सर्जन घटाने के लिए प्रतिबद्ध किया। तो पहला करा है कि टोक्यो प्रोटोकॉल, दूसरा करा है कि आपका पेरिस समझौता, तीसरा करा कि रियो सम्मेलन और चौथा यहाँ पे करा है आपका सामाजिक समझौता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से यहाँ पे क्लिक करिए, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो 15 का, तो 15 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 15 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा आपका दूसरा होगा। एमडी असरत जी, इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा 15 का। 15 का जितने भी लोगों का यहाँ पे दूसरा है एकदम सही होगा। ठीक है।